नमस्कार दोस्तों, ITN न्यूज चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हमारे जो मेहमान हैं वो वैसे तो 4 बार के बार एसोसिएशन के सचिव रह चुके हैं और इस बार वो अध्यक्ष पद पर हैं। तो मैं ऐसे में बुलाना चाहूंगा श्री पवन गुप्ता जी को। पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मैं आज जो शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ही कुछ अपने बारे में थोड़ी सी अगर शुरुआत कर दें, ज्यादा बेहतर रहे। मैं पवन गुप्ता, जैसा आपने नाम बताया, जी 99 में प्रैक्टिस में आया। जी। और प्रैक्टिस में आने के बाद बाबूजी श्रीपाल सिंह राठौर मेरे सीनियर थे। मेरे परिवार में कोई एडवोकेसी में नहीं था। लगातार अपने एडवोकेट साथियों के साथ से मैं 2007 में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, 9 में कोषाध्यक्ष रहा, उसके बाद कार्यकारिणी मेंबर भी रहा, 14 में जनरल सेक्रेटरी हुआ पहली बार। मैं सबसे कम एज का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। सन 60 से यहाँ कचहरी है। अच्छा। और मैं सबसे कम एज का सचिव, क्योंकि हर साल इलेक्शन होता है, 1 साल का इलेक्शन होता है, कंटिन्यूस हम लोग खड़े नहीं हो सकते। अच्छा। 1 साल का गैप कंपल्सरी, ये बार काउंसिल का मॉडल बायलॉज है। तो मैं 14 में 14-15, 15-16 गैप दिया, फिर 16-17, 17-18 गैप दिया, फिर 18-19 कंटिन्यूस हैट्रिक भी। यहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ अपनी बार का। अच्छा, कोई और भी ऐसा वकील रहा हो जिसने हैट्रिक की हो? नहीं, कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं, मतलब एकमात्र आप ही रहे। हैट्रिक नहीं। मेरा एक दोस्त है संदीप मिश्रा जी, 3 बार वही महासचिव बने। अच्छा। लेकिन गैपिंग पीरियड लेते हैं। मैं अभी 22-23 में भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और 1 साल का गैप करके जब मेरी 25 साल की एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर मैं अपनी बार का अध्यक्ष के लिए इलेक्शन मैंने फाइट किया और 50% प्लस वोटों से मैं जीता। हाँ। तो मैं सबसे कम एज का अध्यक्ष हूँ, सबसे कम। मुझे भी इस बात को सोच के लगता है कि अध्यक्ष वाले जैसे कोई नाम अगर ले जाए तो एक बुजुर्गवान, एक जिनके लगता है कि आप एजेड होंगे, रहे होंगे। अच्छा, तो इसके माने कितना टाइम हो गया आपको वकालत करते हुए? मैंने कहा ना 25 और एक 26 साल होने जा रहे हैं मुझे। 26 साल, 4 बार आप रह चुके और 1 बार अध्यक्ष रह चुके। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा पवन जी, जैसे 26 साल पहले और 26 साल बाद, जी, आप क्या फर्क देख रहे हैं वकालत के पेशे में? देखिए, सिर्फ वकालत के पेशे में नहीं, जी, आज की तारीख में कोई भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, जो क्रांति आई है, जो सोच आई है, वो हर प्रोफेशन में। भाई, हम जानते हैं कि 26 साल पहले नेट नहीं था, सोशल एक्टिविटी के नाम पे सोशल मीडिया नहीं था, हम लोग परस्पर केवल न्यूज़पेपर के बिहाफ पर सारी चीजें होती थी। बिल्कुल। रूलिंग वगैरह सारी, जब हम सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट या अदर हाई कोर्ट्स की जो हम रूलिंग देखा करते थे, तो हमको वेट करना पड़ता था इस बात के लिए कि हमें किस सेक्शन पे कितनी रूलिंग कहाँ से मिल सकती है। कभी तेरे दादा के घर जाना, कभी बाबूजी श्रीपाल सिंह राठौर घर जाना, कभी औरों के घर जाना, तो जाके मिल पाते थे। अब इसी प्रोफेशन में वही चेंजिंग है कि अब आजकल सब कुछ चूंकि नेट पर है, तो अब हम किसी आसानी से उपलब्ध है। तो उस समय पे कितने वकील थे जब आपने शुरुआत की थी? जब मैंने शुरुआत की थी तो 380-400 वकील थे। आज 1500-1800 वकील। 1800 वकील, मतलब इसके माने वकीलों का रेशो एकदम बढ़ा। नहीं, 26 साल के उसमें अगर बढ़ा है, उतने ही क्राइम के बढ़ गए। भाई देखिए, सब चीजें डिपेंड करती हैं सोसाइटी पे। सोसाइटी में जब, भाई वकालत प्रोफेशन मेरे हिसाब से लॉर्ड का प्रोफेशन है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि साहब, जिसमें भी थोड़ी सी भी अगर एक्टिविटी के बिहाफ पे फाइट करने की क्षमता है, वो वकील है। इसमें एक चीज और बताओ जरा सी आप मुझे, जी, कि जैसे मैं भी देखता हूँ, पहले भी देखा है मैंने, आज भी देखा है मैंने, तो पहले में और आज में वकीलों के कार्यकलाप में कुछ स्तर में गिरावट आई है। पहले एक दौर था, मैं जब देखता था कि अगर वकीलों का नाम आता था तो पुलिस वाले तक थर्राते थे, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं
कि पता चला कि वकील वहां पिट गए, वहां वकीलों का झगड़ा हो गया, वहां पुलिस वाले सुन नहीं रहे वकीलों की, मतलब वो स्तर कुछ डाउन सा लग रहा है मुझे पहले से, मैं देख नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ देखिए परिस्थितियां, मैंने कहा कि सब चीज, हाँ क्या पुलिस वाले नहीं पिटते? बिल्कुल। क्या अधिकारी नहीं पिटते? भाई कंडक्ट, अब जैसे मान लीजिए अभी मैं उस दिन वो चैनल देख रहा था, एक वकील साहब से पुलिस वाला जबरदस्ती भिड़ गया। हाँ। अब 4 पुलिस वाले मिलकर एक वकील को मार तो लेंगे। जी जी। लेकिन आज भी ये प्रोफेशन वो प्रोफेशन है, चाहे वो कोई पुलिस वाला सही, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट सही, हाँ। वकील को अगर अपनी पे आ जाए तो उसे अपना एहसास करा देता कि हाँ मैं कुछ हूँ। ये किसी प्रोफेशन में नहीं है। हर एक का एक वही मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि और इसमें गिरावट नहीं मानता। दिस इज द कंपटीशन। जी, ये कंपटीशन का दौर है। आपके पास जो पहले क्लाइंट आता था तो एक ज्यादा सब चीज नहीं थी। अब चूंकि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ एडवोकेट अगर ज्यादा बढ़ गए हैं तो उनका एरिया हर जगह बढ़ गया है। लिहाजा आप देख लेंगे अपने मोहल्ले में या अपने एरिया में कम से कम 2 या 3 एडवोकेट हैं। मतलब आपके पास कानून के ज्ञान की जानकारी इजी वे में अवेलेबल है। और जब कानून के ज्ञान की जानकारी इजी वे में अवेलेबल है जी, ये तो एक बहुत मोटी सी बात समझने की है, इजी वे की वाली बात है कि जब कोई चीज आसानी से अवेलेबल होती है तो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। यही पोजीशन है कि वकालत के प्रोफेशन में जब हम लोग आए हैं, जो और लोग हमारे साथी लोग आए हैं जी, तो इजी वे में कानून व्यक्ति के पास अवेलेबल है। तो जो बेचारा कुछ सोच के बैठ जाया करता था कि साहब मैं ये काम किस वकील साहब के पास जाऊं या नहीं जाऊं, और उसके दरवाजे के आसपास अगर कोई वकील साथी अगर है तो सिर्फ यही वजह है कि आज की तारीख में आम पब्लिक के फाइट करने की क्षमता बढ़ गई है और इसीलिए एडवोकेसी का एरिया बढ़ा है। अच्छा देखिए, अगर आप कुल मिला के देखें तो इतना लचर हो गए हैं कानून हमारे यहाँ के, इतने ज्यादा कि ज्यादा से ज्यादा आदमी पर, आप किसी को पूछो तो वो कहता है कि साहब मेरे मुकदमे को 20 साल हो गए, मेरे मुकदमे को 30 साल हो गए। इसका क्या रीजन है? देखिए इसका रीजन मैं सिर्फ मानता हूँ जुडिशरी। एडवोकेट को मैं 1% भी इस बात का दोषी नहीं मानता। अगर आप लेके चलिए तो जो, चूंकि बीइंग ऑफिस बीरर जी जी, मैं प्रेसिडेंट होने की वैसे से भी एक चीज कहता हूं कि ये अधिकारी लोग काम करने के नाम पे कि हम फला काम कर रहे हैं और चैम्बर में बैठे हुए हैं सब। अगर ढंग से एक अधिकारी 10:30 से लेकर कंटिन्यू 4 बजे तक अगर कंटिन्यूस काम करे तो डिस्पोजल तो उनको करना है। जब डिस्पोजल होगा तो पेंडेंसी कौन बढ़ा रहा है? हम बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं? नहीं, बढ़ तो रही है। तो सिर्फ कारण सिस्टम है, एडवोकेट नहीं। ऐसा कौन सा एडवोकेट, मैं वही बात ये कह रहा हूँ। नाम अक्सर ये आता है कि साहब ये पेंडेंसी क्यों बढ़ रही है। अक्सर सुनने में आता है कि साहब एडवोकेट की हड़ताल और फलानी है ये सब। मैं दावे से कह सकता हूँ एक चीज, कोई भी एडवोकेट जो अपना मुकदमा फाइल करता है वो चाहता है कि उसके क्लाइंट को जल्दी से जल्दी डिस्पोजल उससे मिल जाए। ऐसा कौन सा एडवोकेट है वो चाहेगा कि साहब मुकदमा मैं आज करूं 20 साल चले? मतलब ये सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। ये तो सिर्फ वो जो प्रोसीजर अडॉप्ट करे बैठे हैं अधिकारी लोग जी जी, उसी का है। तो दोस्तों, पवन गुप्ता जी से अभी हमारी आगे चर्चा फिर रहेगी एक छोटे से ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपसे स्वागत है। तो अब पवन जी, मैं कुछ बातें ऐसी जानना चाहूंगा जो पब्लिक हित में, क्योंकि आजकल पब्लिक बहुत परेशान रहती है, पब्लिक परेशान रहती है खासतौर से पुलिस से। जी जी जी। जैसे क्या ऐसा नियम है कि जैसे अभी मैंने किसी की शिकायत की जी, और पुलिस वाले घर से आए और उठा के ले गए बिना कुछ पूछे गछे, उसे पकड़ा बिठाला और लेके चले गए, तो इसको हम लोग कैसे देखें, मतलब कैसे हम बचें इससे? देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग के बिहाफ पे 7 ईयर के अंडर में जो लोग ऑफेंसेस हैं वो सब पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन पूछताछ के नाम पे, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वो आपसे पूछताछ कर सकती है और उसमें सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन कहना कि पूछताछ के नाम पे जब वो गलत तरीके से ले जाते हैं तो उसको प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। तो वो किस तरह से किया जाए? उसकी तरकीब सिर्फ एक यही है कि जैसे हमारे पास आज की तारीख में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं हो जी,
ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में मोबाइल नहीं है। मान लीजिए कोई पुलिस वाला बदतमीजी करते हुए आपके घर में घुसता है जी, तो क्या आप उसकी वीडियो नहीं बना सकते? बनाइए उसकी वीडियो, उसमें डेट टाइम सब मेंशन आ जाएगा जी। तब आकर आप उससे पूछ सकते हैं कि आखिर भाई ये बता दीजिए मेरे खिलाफ कौन सा ऐसा ये जो असंज्ञेय अपराध जो है या संज्ञेय अपराध जो है आपने लिख दिया है जिसमें कि मुझे तुम अरेस्ट कर सकते हो आफ्टर 7 ईयर्स पर, कौन सा ऐसा मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है जो आप मेरे घर में दबिश दे दोगे, घर में घुस जाओगे और बुला लोगे? उसकी सुनते कहाँ इस बात को? उसकी नौकरी ली जा सकती है जी। अच्छा, अगर वो बिना किसी ऑफेंस के, बिना किसी उसके अंडर 7 ईयर्स से अब वाले जी, अगर किसी ऑफेंस में अगर आपको वो दबिश देता है, लेट नाइट में घुसता है, तो आपके पास इस बात की एविडेंस होनी चाहिए, जवाबदेही बनेगी उस बंदे की जी कि आखिर वो कैसे हमारे घर में घुसा है बगैर उसके, बस उसके। हाँ, मतलब ये बचत का ये देखिए, ये मोबाइल हर घर में है जी जी, तो ये पब्लिक करती क्यों नहीं? हाँ, हम किसी से क्यों गिड़गड़ा है जी? हमें फाइट करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए साहब, एक बात समझ लीजिए, जो गलत है वो भागेगा, बिल्कुल, जो सही है वो फाइट करेगा, वही फाइट करेगा बस। अच्छा, अभी एक रिसेंटली केस हुआ करके बताई मैं जी जी, ये अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी जी जी, तो उसमें जैसे मैंने पेपर में भी पढ़ा था, उसमें करीब 170 या 180 करीब वकील लोग भी इन्वॉल्व हैं, नहीं लगभग जिनका पैसा जमा ज्यादा है। तो अब इस केस में क्या होगा? या जैसे मान लीजिए मेरा कहीं पैसा है, कोई किसी कंपनी में पैसा है जी जी, और वो कंपनी भाग जाए जी या चली जाए, तो मैं उस पैसे को अपने कैसे वापस ले सकता हूँ? देखिए, आपको पास एक निश्चित प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया को अडॉप्ट किया गया जी। जिस अमर ज्योति की आप बात कर रहे हैं वो पिछले 35 साल से इसमें बधाई में काम कर रहे हैं हाँ। और 2018 तक मेरी जानकारी में है, क्योंकि एडवोकेट की बात है, तो लगभग 400 वकीलों का पैसा है उसमें जी, जो कम से कम बैठेगा 5-7 करोड़ रुपए से ऊपर जी। उसके बारे में जो बात हुई, तो अमर ज्योति चूंकि 35 साल से काम कर रही थी और वो डेली बेसिस, भाई कोई भी एडवोकेट कोई 500, कोई 400, कोई 300 डेली कलेक्शन के बिहाफ पर वो पैसे जमा किया करते थे एजेंट। ये बात सही है कि 18 तक सही चली, उसने पैसा सारा वापस किया है। तो दोस्तों, हम पवन गुप्ता जी से और कुछ अभी आगे जानेंगे, उनसे पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। पवन जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि 18 साल तक उसने अच्छा काम किया जी जी, तो फिर 18 के बाद ऐसा क्या हुआ, वो जरा बताइए। जी जी, असल में ये पहले इसमें थे, उनका पूरा परिवार था जी जी, शशिकांत मौर्य का पूरा परिवार था। फिर इनके मन में आती है बदनीयती जी, और ये सारे मेंबर अलग हो जाते हैं और कंपनी का नाम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये था अमर ज्योति फाइनेंस जी, फिर इन्होंने अमर ज्योति यूनिवर्सल, फिर उन्होंने अमर ज्योति करते हुए जी, और इन्होंने क्या किया कि पार्टनरशिप उन्होंने लोगों ने खत्म कर ली है। अच्छा, अब आज की तारीख में शशिकांत या श्रीकांत मौर्य अकेला एक बंदा रह गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो एडवोकेट्स थे उनको तो ये पता है कि अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी जैसे चली जा रही है उसी तरीके से काम कर रही है, सारे इसके जितने भी डायरेक्टर सारे इसके, लेकिन चीटिंग करने के उद्देश्य से इसने क्या किया कि बाकी लोग अलग हो गए, उन्होंने एक बंदे को उसने इसका डायरेक्टर बना दिया। इनकी बदनीयती 18 से शुरू होती है, 18 से पैसा कलेक्ट करते हैं। मेरी बेस्ट जानकारी में है लगभग 400 करोड़ रुपया है इन्होंने उगाया है, बहुत हो गया। उन्होंने इसी कंपनी को इन्होंने बरेली में भी इन्होंने चालू किया, जिसमें ये फरवरी में, पहले ये सुनने में आया कि फरवरी में भाग रही है, तो 20 फरवरी को लगभग हम लोग करीब 25-30 एडवोकेट वहां जाते हैं, तो वहां शशिकांत मौर्य और एक प्रदीप जैन साहब जी, प्रदीप जैन साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने शशिकांत मौर्य की प्रॉपर्टी को कम पैसे में खरीदा। तो उस समय ये बात तय हुई थी वहीं पर, और ये लिखित भी हुई है, फैसला लिखा गया कि वकीलों का 3.5 करोड़ रुपया आप दे दीजिए पहले, उसके बाद कुछ करिएगा। बाकायदा लिखित है ये, और लिखित होने के बाद उसके सबके दस्तखत है, प्रदीप जैन के दस्तखत है। होने के बाद 20 फरवरी के बाद
अचानक पता चलता है 29 मई को ये कंपनी बंद करके भाग गई। और प्रदीप जैन ने साजिशन, जो ये तय हुआ था कि भाई ये प्रॉपर्टी का बैनामा करके पैसा वकीलों को दोगे, जी जी, तो उन्होंने दोनों ने सेटिंग कर ली आपस में, और वो कम पैसा बैनामा उन्होंने करा लिया, पैसा शशिकांत मौर्य को दे दिया गया, वकील लोग बेचारे ठगे के ठगे रहे। तब मजबूरी में इसकी फिर मैंने एफआईआर कराई। पहली एफआईआर होती है 31 तारीख को, असद एडवोकेट कराते हैं, किराया नंबर 166। उसके बाद 5 तारीख को, 5 जुलाई को, 5 जून को फिर मैं कराता हूँ। अच्छा, मैं कप्तान साहब से मिला, मैंने कहा साहब ये तरीके गलत है। तो लगभग 43 एडवोकेट की, जिन्होंने तुरंत मेरे पास दरखास्त आ पाई थी, रिकॉर्ड आई थी, उन बिहाफ ऑफ ऑल एडवोकेट्स मैंने एफआईआर दर्ज कराती है। उसके बाद फिर 11 मेंबर्स की एफआईआर हुई, उसके बाद 143 एडवोकेट की एफआईआर हुई। इस तरीके से आज की तारीख में समथिंग 200 से ऊपर एडवोकेट की एफआईआर उसके खिलाफ है। तो क्या लगता है आपको? देखिए वो रिलीफ लेने के लिए जी, वो जिसे हाई कोर्ट में 482 में वो गया था, लेकिन चूंकि हमारे एडवोकेट वहां भी खड़े थे और उन्होंने हाई कोर्ट के जज साहब के सामने अपनी बात रखी। जैसे आपको अगर ध्यान हो तो सहारा वालों, सोतराय सहारा को सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा चुकाने तक उनको जेल में रखा गया। उसी कटसी को अपनाते हुए यहाँ पर हमारे एडवोकेट ने वहां पर प्ले ली। तो जज साहब ने, हाई कोर्ट जज साहब ने, बेंच जो बैठी थी, उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि आपके द्वारा कितना रुपया जमा करा गया, कितना रुपया आप दे के आ रहे हो जी, इस बात के लिए आप आइए और बताइए। उन्हें रिलीफ कुछ नहीं दिया है, अभी रिलीफ नहीं दिया। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है बताइए, अगर आपकी नीयत ठीक है जी, तो आप पैसा देने को तैयार हो तो आप आइए। 31 तारीख उसमें लगी हुई है, यही 31 जुलाई जी, वो दोबारा टेकअप होगी। तो यही पोजीशन है। तो अमर ज्योति इस प्रकरण में ये वो है, और क्योंकि वो साजिशन ये खेल खेला गया, लेकिन ये वायदा है, ये मुकदमे बधाए हुए चलेंगे जी। अगर वो जब तक जिंदा रहेंगे, अगर भगवान ने उनको उठा लिया ऊपर तो बात अलग है। प्रॉपर्टी जितनी भी है, आईओ महोदय इसके अच्छे हैं, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। दूसरी बात, बैंक का अकाउंट सीज कर दिया गया है। और कप्तान साहब से जब वार्ता हुई तो कप्तान साहब ने भी उसको 50,000 रुपए का फरार घोषित करते हुए नाम घोषित करते हुए पुलिस हमारी मदद कर रही है। और इसी के आधार पर कह सकते हैं प्रशासन जिस तरीके से चल रहा है, मिलना चाहिए पैसा। चलिए, आपकी इस बात से कम जनता को बहुत बड़ा मतलब आश्वासन मिलेगा कि हाँ कि चलिए पैसा मिल गया, एडवोकेट आ गए, पैसा सबका मिलेगा। तो दोस्तों, हम पवन गुप्ता जी से और कुछ अभी आगे जानेंगे, उनसे पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपसे स्वागत है। पवन जी, अब मैं थोड़ी सी और जानकारी आपसे चाहूंगा, क्योंकि आजकल ये समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं, मारपीट की हो चाहे किसी की भी हो। एक तो ये है कि जो आज का माहौल चल रहा है, 2 मिनट को किसी की मारपीट हुई, पुलिस में पहुंच गया, कोतवाली में पहुंच गया, कहीं पहुंच गया। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई हमें परेशान करता है नाजायज, ठीक, तो उसके लिए हम लोग कैसे फेस करें? देखिए, इसमें शासन की सबसे बड़ी जो व्यवस्था है जी, कहीं भी आपके साथ कोई घटना होती है तो आप 112 नंबर तुरंत कॉल करिए जी, वहीं खड़े हो, कहीं भी हो, तुरंत 112 नंबर पे पुलिस आपको पहुंचेगी, कितना मोबाइल पहुंचेंगे जी जी, और वो विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट पुलिस पहुंचती है। ये बात सही है, और उससे वो समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा। आपके साथ कोई, आपने कहा ना कि जायज, नाजायज या जायज, अगर कोई परेशान कर रहा है तो वो परेशान कर रहा है, वो जायज नाजायज नहीं। हाँ। और उस परिस्थिति में जो अपनी कंप्लेंट्स है, जो कंसल्टिंग जो भी चीज़ा मोबाइल आएगा, वो जिससे आप परेशान है उसको लेके वो कंसल्टिंग थाने में जाएगा। तो आप तुरंत इसके लिए आपके पास व्यवस्था है कि आप 112 नंबर पे कॉल करिए, क्योंकि हर व्यक्ति मोबाइल रखे हुए हैं। 112 नंबर पर कॉल करके आप पुलिस को बुला सकते हैं। अच्छा, जैसे ये जो केस चलते हैं कोर्ट में, जी जी, तो क्या केस के लिए कोई टाइम
श्योरिटी होती के साथ 3 महीने या 3 साल या 5 साल, कुछ ऐसा बाउंडेशन होता है या नहीं? नहीं कुछ नहीं। कोई मतलब जब तक चाहे तब तक चलता रहे? नहीं, चाहे से मतलब नहीं है। नहीं, जैसे मैं देखिए बता रहा हूँ, एक स्टैम्प सुना रहा हूँ आपको। जी। हमारे एक मित्र हैं, उनके एक चबूतरे का केस है जी। और 31 साल हो गए उसको जी चलते हुए। उनके फादर ने किया था, फादर मर गए, अब वो लड़के कर रहे हो, मेरे ख्याल से शायद वो भी मरने की कगार पे है। आपने सिविल प्रोसीजर की बात करते हैं, और सिविल प्रोसीजर मुझे बताते हुए आपको यकीन मानिए मुझे खुद बड़ी अजीब लगती है कि 31 साल, अभी 31 साल और चलेगा। जी। क्योंकि जो प्रोसीजर है, अगर आप यहाँ से कोई एप्लीकेशन खारिज आपकी होती है, उसके अगेंस्ट रिवीजन अपील में जाइए आप, जी, पता चला कि आपने अब वो मुकदमा वहीं स्टैंड कर रही। अब आप जो एप्लीकेशन खारिज हो गई है जी, उसके खिलाफ जाइए आप रिवीजन में, वो तय होगा 3 साल में जी। उसके आदेश के अगर कोई ग्रीवांस अगर सेकंड पार्टी को है तो उस आदेश के अगेंस्ट हो जाएगा हाई कोर्ट में। अच्छा, तो ये तो प्रक्रिया है भाई, इस प्रोसीजर को आप कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते। मतलब उसमें तो ये है कि जिस केवल सिविल में है या क्रिमिनल में? क्रिमिनल में इतना, क्रिमिनल में अब तो चूंकि हाईकोर्ट इस मामले में बहुत सख्त हो गया है, क्योंकि मैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ, उन्होंने पुराने केसेस जितने भी हैं उनको सबको अर्ली डिस्पोजल में हाईकोर्ट डायरेक्शन या ओल्ड केसेस फाइल की उन्होंने कैटेगरी बांट रखी है, उस कैटेगरी में वो उसको खत्म कर रहे हैं। अच्छा, और उसमें वो प्रशासन को, जुडिशरी उस प्रशासन को, जो जैसे मान लीजिए गवाह नहीं आ रहे हैं, उतना पेंडिंग है, तो जुडिशरी उस प्रशासन को इतने सख्त लहजे में जी वो कर रही है कि वो पुराने मुकदमे जितने भी हैं अर्ली डिस्पोजल में है। बाकायदा उस पर इंडिकेट होता है इस बात का कि हाई कोर्ट गाइडलाइन फाइल, ओल्ड केसेस फाइल, तो पहले पुरानी फाइलें खत्म की जा रही है, ये है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप पहली बार अध्यक्ष चुने गए। जी पहली बार, तो ऐसा आप अपने साथियों के लिए क्या कुछ नया करेंगे कि जो और लोग नहीं कर पाए? देखिए भैया, ऐसा क्या करेंगे? जी, ये तो आप उस व्यक्ति से पूछिए जो बेचारा पहली बार चुना हो। नहीं, मैं देखिए बताऊं, एडवोकेट एसोसिएशन का पदाधिकारी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है जी। कंटिन्यूस होना ये और बड़ी विशेषता है जी। उसकी वजह है, एडवोकेट जनरली किसी भरोसा नहीं करते, और अगर वो भरोसा किसी पे करके कंटिन्यूस उससे जिता रहे हैं तो वो आपकी कार्यशैली का वो दर्पण है जी, कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए आप जीत के आ रहे हैं। मतलब ये है कि आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप बेटर टू बेटर करते ही चले जाएंगे। 26 साल की मेरी एक्सपीरियंस है मेरा जी। मेरे बारे में जग जाहिर है कि अगर किसी एडवोकेट को, आपने भी कई बार इस बात को महसूस किया है जी, चाहे किसी के मोहल्ले का झगड़ा हो, किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो, थाने कचहरी कोई मैटर हो, मैं उसके साथ किसी भी समय जी, मेरा मोबाइल बंद नहीं रहता, किसी भी समय जहां कहीं भी जरूरत है मैं उसको वहां अवेलेबल मिलता हूँ। और आप सब लोगों के दुआएं हैं कि सही बात मनवा लेता हूँ, चाहे कैसे ही मनवा। ये तो चलते चलते हम ये चाहेंगे पवन जी कि जैसे आप कुछ हमारे मतलब दर्शकों को कुछ कानून से संबंधित अगर कुछ बताना चाहें। जी, मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही कहना है जी, प्रयास करिए। देखिए, कुछ देश जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे अपना इजराइल है, वहां एक सिस्टम है कि हर व्यक्ति को फौज का मेंबर होना जरूरी है अपनी एजुकेशन पीरियड में। उसी तरीके से मेरी गवर्नमेंट से कि आप कम से कम लॉ के रिगार्डिंग एक प्रोसीजर एडॉप्ट करिए। आप हर बच्चे को, हर चीज को उसे जानकारी शुरू से हो कि मेरी मोटरसाइकिल अगर मैंने ढंग से नहीं चलाई या हेलमेट नहीं लगाया तो चालान होगा। 1000 रुपए का हेलमेट है और 4 बार उसका चालान होता है जी। तो आखिर ये है क्या? ज्ञान की कमी तो है। अब जब हेलमेट हमारे पास होगा तो चाह रहे कि हमें ये जानकारी है कि साहब ये कानून है, हमको ये करना चाहिए। तो यही बेसिक चीजें हैं। हम देखिए, जनरली जो लॉ है बहुत बड़ा एरिया है, हम सारा लॉ जान पाए, मैं अभी भी कहता हूं, मैं अभी भी पढ़ता हूं,
लगातार। अब वकील की पूरी जिंदगी पढ़ते ही निकल जानी है। जी जी। जिस दिन वो खत्म होगा शायद पढ़ते ही खत्म हो जाएगा। उसको पढ़ना है। जी जी। नया लॉ क्या आ रहा है उसे जानना है, तभी एक कामयाब वकील बन कामयाब सकता है। और मेरे भाई, मेरा बस इसी कहना है, आपने कहा ना आम पब्लिक, जी जी, आम पब्लिक केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए जी, और अपने कर्तव्यों को पहचान ले जी, कि मुझे ये करना चाहिए, जी, मैं ये कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी की जमीन पे कब्जा कर सकता हूँ या मैं किसी के मोटरसाइकिल खड़ी है उसको धक्का दे के कर सकता हूँ। जो एक जेंटलमैन की हैसियत वाले सारी चीजें हैं, अगर वो उतने ही जान ले, यकीन मानिए कानून जान गया वो। दिस इज द बेस। तो पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हम चाहेंगे भविष्य में भी आप हमारे यहाँ आके कुछ अपनी जानकारियां देते रहें। बिल्कुल मेरे इसके भाई, लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे चैनल टीम की ओर से। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे पवन जी। हर प्रत्येक रविवार को आप ये शो देख सकते हैं। अगर आप में भी कोई ऐसी क्षमता है तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, हम आपको जरूर बुलाएंगे अपने स्टूडियो में। धन्यवाद।